हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं मुलचिंदे, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में। ओके, सो इसमें मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है आपके सामने के। ओके, मैंने सिर्फ कुछ 2 यूनिट छोड़ दिए हैं बीच में, वो मैं ज़रूर कंप्लीट करूंगा, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो उसके बारे में भी मैं जल्द ही आपको लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी यहाँ से सीरीज स्टार्ट करते हैं हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेटिक रीजन्स जितने भी है उतने सब पढ़ लेंगे। बाद में हम थोड़ा सा वापस जाएंगे और जो 2 यूनिट हमारे बचते हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ये जो क्लाइमेटिक रीजन्स की सीरीज़ है वो 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगी आज से, ये मैं आपको वादा करता हूँ। ओके, सो हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है वो फाउंड होता है हमको 5 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में। ओके, सो यहाँ पे एक डायग्राम है तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, यहाँ से अगर जाएंगे ये 0 डिग्री होता है। ओके, यहाँ से अगर जाएंगे 5 से 10 डिग्री तक, ये फॉर एग्जांपल ये 5 डिग्री या फिर 10 डिग्री बोलेंगे इसको, ये 10 डिग्री तक नीचे ऊपर, ऐसा मतलब 5 से 10 डिग्री के बीच में 0 से लेके, तो ये लाई करता है रीजन, दैट इज हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन। ओके, 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। देन ग्रेटेस्ट एक्सटेंट कहाँ पे मिलती है यहाँ इसकी? अमेजोन, द कांगो, अमेजोन में, कॉन्गो में, और बाद में मलेशिया एंड देन ईस्ट इंडीज़। ओके, सो यहाँ पे मैं रीजन्स बताता हूँ आपको कौन कौन से। देखिए, ये जो रीजन है वो अमेजोन का है। ओके, लोलैंड्स ऑफ द अमेजोन। देन ये कॉन्गो रीजन, कॉन्गो। ओके, दे मलेशिया एंड वेस्ट इंडीज़, सॉरी मलेशिया एंड वेस्ट इंडीज़ का रीजन जो है, ईस्ट इंडीज़, सॉरी मलेशिया एंड ईस्ट इंडीज़ का रीजन ये। सो यहाँ पे आपको फाउंड होगा ये सब कुछ, मुझे हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ओके, बाद में सामने चलते हैं क्लाइमेट कैसा होता है एग्जैक्टली। ये हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट कैसा होता है? ग्रेट यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर जो है वो सिमिलर रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। ओके, ग्रेट यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टेम्परेचर होती है। सो आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी ये नीचे आएगा तो मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें आएंगी नीचे। ओके, सो मीन मंथली टेम्परेचर रहेगा 80 डिग्री फ़ारेनहाइट का। कितना? 80 डिग्री फ़ारेनहाइट का मीन मंथली टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट का। कोई विंटर सीजन नहीं होता यहाँ पे। ओके, नो विंटर सीजन हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। विंटर सीजन नहीं रहता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर होती है थ्रू आउट द ईयर। ये दूसरी चीज़, ये सब कुछ जो है वो एक्सप्लेन होता चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, सो क्लाउडलीनेस एंड हेवी प्रेसिपिटेशन के कारण जो टेम्परेचर है वो डेली टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल जोन में आता है। ओके, इक्वेटर के पास में आता है, तो इसका मतलब है सनलाइट तो ज़्यादा होती होगी वहाँ पे, लेकिन फिर भी क्लाउडीनेस और हेवी प्रेसिपिटेशन के कारण वहाँ पे लोग रह सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लाउडीनेस और हेवी प्रेसिपिटेशन नहीं होता तो इसका मतलब लोगों के रहने के लिए असंभव हो जाती है वो जगह। ओके, सो दैट इज व्हाट क्लाउडीनेस एंड हेवी प्रेसिपिटेशन मॉडरेट द डेली टेम्परेचर। एंड लैंड एंड सी ब्रीजेस, फॉर एग्जांपल लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है? जब कोई चीज़ लैंड की तरफ से सी की तरफ जाती है। ओके, सो दैट इज लैंड ब्रीज, और सी की तरफ से जब लैंड की तरफ आती है दैट इज सी ब्रीजेस। ओके, सो इस तरीके से वो डेली टेम्परेचर को मॉडरेट करते रहते हैं ये सब चीज़ें। ओके, सो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में जो टेम्परेचर है, डेली टेम्परेचर, वो किस तरीके से मॉडरेट रहता है। सो क्लाउडीनेस, हेवी प्रेसिपिटेशन एज वेल एज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीजेस, दीज आर सम रीजंस बिहाइंड इट। ओके, बाद में डायोनल एंड एनुअल रेंज जो होती है वो स्मॉल रहती है। डायोनल मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल डे में टेम्परेचर है मेरा कुछ तो 35 डिग्री। ओके, 35 डिग्री सेल्सियस, और रात में कुछ टेम्परेचर नियर अबाउट होता है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इसका मतलब है कि डे और नाइट का जो ये है मीन टेम्परेचर है तो आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस का, सिर्फ इसमें डिफरेंस रहेगा। सो दैट इज व्हाट डायोनल रेंज। ओके, एनुअल रेंज स्मॉल ही रहती है, ज़्यादा वैरी नहीं होती है। ओके, जितना दिन में टेम्परेचर रहता है उतना ही रात में। बाद में प्रेसिपिटेशन में देखते हैं। हेवी प्रेसिपिटेशन होता है जैसे कि 60 से 100 इंचेस का प्रेसिपिटेशन होता है यहाँ पे। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है कि जैसे ये बादल है, बादल में से बारिश गिरना, बाद में बहुत होता है एक्चुअली प्रेसिपिटेशन में, स्नोज वगैरह होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बारिश कंसिडर करेंगे। ओके, सो 60 से 100 इंचेस की बारिश होती है नियर अबाउट। ओके,
नो मंथ विदाउट रेन, ऐसा कोई महीना नहीं रहता कि जिस महीने में पानी नहीं गिरता होगा। ओके, सो दो चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे, नो मंथ विदाउट रेन एंड नो विंटर इज देयर। देन मैक्सिमम रेनफॉल, यस मैक्सिमम रेनफॉल कब होता है, अप्रैल महीने में और अक्टूबर महीने में मैक्सिमम रेनफॉल होता है, और वो भी कब होता है, शॉर्टली आफ्टर द इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्सेस के बारे में आपको पता ही होगा कि जब इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होते हैं उसको इक्विनॉक्सेस बोला जाता है। तो मैक्सिमम रेनफॉल उसी वक्त होता है, अप्रैल एंड अक्टूबर, शॉर्टली आफ्टर द इक्विनॉक्सेस, इक्विनॉक्सेस जस्ट होने के बाद ही। ओके, लिस्ट रेनफॉल, ओके रेनफॉल जो है वो यहाँ पे लिस्ट होता है, तो कौन से महीने में होता है, वो जून और दिसंबर महीने में होता है लिस्ट रेनफॉल। मैक्सिमम रेनफॉल अप्रैल और अक्टूबर में होता है। ओके, सामने चलता है डबल रेनफॉल कोइंसाइड इक्विनॉक्सेस। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि डबल रेनफॉल पीक कोइंसाइड द इक्विनॉक्सेस, अगर आपको पता होगा तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके, कमेंट में आप बता दीजिएगा इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने तो इसको रट्टा मारा हुआ है। ओके, देन मॉर्निंग्स आर ब्राइट एंड सनी, ये तो ऑब्वियसली मॉर्निंग्स जो है वो ब्राइट और सनी रहेंगी, क्योंकि बिकॉज देर इज इंसोलेशन। ओके, इंसोलेशन मतलब जो भी अर्थ पे जो सनरेज आता है उसको इंसोलेशन बोला जाता है। सो देर इज मोर इंसोलेशन, दैट्स वाई द मॉर्निंग्स आर ब्राइट एंड सनी। वन सिंगल आफ्टरनून रेनफॉल, एक सिंगल आफ्टरनून का रेनफॉल भी अगर आपने कंसिडर किया तो उतना रेनफॉल हो जाता है जितना कि डेजर्ट पूरे साल में रिसीव करता है, इंटायर ईयर। ओके, सो वन सिंगल आफ्टरनून रेनफॉल इज इक्वल्स टू द डेजर्ट रिसीव्स द रेनफॉल इंटायर ईयर। बाद में किस टाइप का रेनफॉल होता है यहाँ पे, यहाँ पे दो टाइप का रेनफॉल होता है, एक तो कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है एज वेल एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो आपको यहाँ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। सो देर इज नॉट ओनली ओरोग्राफिक रेनफॉल, देर इज कन्वेक्शनल रेनफॉल एज वेल एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलीफ रेन। ओके, सामने चलता है। सो ऑलमोस्ट एवरीडे रेनफॉल, जैसे कि एवरी मंथ तो रेनफॉल होता ही है, एवरीडे रेनफॉल होता रहता है यहाँ पे। बाद में सामने चलते हैं, देखिए यहाँ पे अगर बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट रहता है, फॉरेस्ट रीजन रहता है, बहुत ज़्यादा पौधे रहते हैं, पेड़ पौधे। तो इसका मतलब है कि वहाँ की रिच सॉइल जो है बहुत रिच होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, सॉइल रिच नहीं है वहाँ की। ओके, सॉइल रिच नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है उसकी सॉइल में, तो वो प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। सॉइल इज नॉट रिच इन द न्यूट्रिएंट्स, व्हाई, देयर इज रीजन। ओके, लेकिन जो है सॉइल कभी कभी फर्टाइल रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेड़ के पत्ते अगर गिर गए तो वो फिर डिकम्पोज होने के बाद में, जैसे कि डिकम्पोज होते हैं, लीफ जो होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, तो उसके वजह से ह्यूमस फॉर्म हो जाता है। अगर ह्यूमस फॉर्म हो जाएगा तो वो रीजन हो जाएगा फर्टाइल। ओके, लेकिन ये फर्टाइल रीजन कुछ ही दिनों तक रहेगा, बाद में जैसे कि वाटर आएगा, मतलब ये प्रेसिपिटेशन हो गया, फॉर एग्जांपल ये कंसिडर करते बादल है, बादल में से पानी अगर गिर गया तो ऊपर की जो लेयर है सॉइल की वो हटा दे देगी। ओके, इस वाटर के कारण ऊपर की लेयर जो है वो हट जाएगी, तो इसका मतलब होगा क्या कि ह्यूमस जो है वो चला जाएगा। ओके, थोड़ा ह्यूमस यूज कर लेगा वो जो भी है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ह्यूमस यूज कर लेगा, और लेकिन बाकी का जो ह्यूमस है, बाकी का जो न्यूट्रिएंट है वो रिमूव हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स विल बी रिमूव्ड। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट से लेस रहेगी, ज़्यादा मतलब हेवी नहीं रहेगी न्यूट्रिएंट से, थोड़े बहुत रहेंगे न्यूट्रिएंट्स जब ह्यूमस रहेगा। ओके, लेकिन जब ह्यूमस निकल जाएगा, ऊपर का लेयर निकल जाएगा टोरेंशियल रेनफॉल के कारण, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे। बाद में सामने चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल वेजिटेशन कवर विल बी रिमूव्ड वंस देयर इज रेनफॉल, टोरेंशियल रेनफॉल। ओके, टोरेंशियल मतलब जैसे कि बहुत सारा पानी गिरता रहता है, दैट इज टोरेंशियल। देन इक्वेटोरियल वेजिटेशन कैसा है यहाँ का वो देखते हैं। हाई टेम्परेचर एंड अबंडेंट रेनफॉल, आपको बताइए हाई टेम्परेचर मीन्स ज़्यादा इवेपोरेशन मीन्स अबंडेंट रेनफॉल। ओके, और यहाँ का लग्जूरियंट वेजिटेशन है। लग्जूरियंट वेजिटेशन किस वजह से है, क्योंकि ये दो रीज़न है, दैट इज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन की वजह से अबंडेंट रेनफॉल होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज अ लग्जूरियंट वेजिटेशन। लग्जूरियंट मतलब वेजिटेशन मतलब जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे मैंने बोला, दैट इज अ लग्जूरियंट वेजिटेशन उसको बोलेंगे। ओके, बाद में सामने चलता है अमेजोन लोलैंड्स को क्या बोला जाता है, या फिर अमेजोन को क्या बोला जाता है, दैट इज द लंग्स ऑफ द अर्थ।
ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, सॉरी अपने जीसी लॉन्ग में नहीं दिया हुआ है। सो आपको याद रखना है, दैट इज अमेजोन इज लंग्स ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, इसलिए उसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है। सेल्वास, अमेजोन को एक सेल्वा स्पेशल टर्म बनाई गई है। ओके, सो लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज वी कॉल इट एज ए सेल्वास। सेल्वास आपको याद रखना है, दैट इज अमेजोन को बोला जाता है। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम इट। ओके, कोई सीजनल पैटर्न नहीं होता है यहाँ पे। ओके, देयर इज नो सीजनल पैटर्न टू ग्रो। ओके, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उसको ग्रो होने के लिए, या फिर सीडिंग, फ्लावर या फ्रूटिंग मतलब होने के लिए, सीडिंग, फ्लावरिंग या फिर फ्रूटिंग होने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर जो है पीरियड नहीं रहता है। नो सीजनल पैटर्न, हमेशा वो ऑल द ईयर चलता ही रहता है। ओके, फ्रूट हमेशा आप अगर देखोगे तो हमेशा आते रहते हैं वहाँ पे। ओके, एवरग्रीन ट्रीज रहती है। एवरग्रीन ट्रीज के कारण जो है वो ट्रॉपिकल हार्डवुड मिलता है। और ट्रॉपिकल हार्डवुड कौन कौन सा है इसमें देखते हैं। महोगनी, एबोनी, ग्रीन हार्ट, पाम ट्रीज, लियानाज, इपीफाइट्स और पैरासाइट्स। इपीफाइट्स और पैरासाइट्स मतलब कि जिनको अपना खुद का खाना बनाना नहीं आता और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, दैट इज व्हाट इपीफाइट्स एंड पैरासिटिक बोल सकते हैं हम उनको। सो वो भी यहाँ पे मिलता है हमको। ओके, दैट इज ट्रॉपिकल हार्डवुड। कौन कौन से ट्रॉपिकल हार्डवुड? महोगनी, इबोनी, ग्रीन हार्ट, पाम ट्रीज, लियानाज, इपीफाइट्स, पैरासिटिक, देन कैबिनेट वुड्स एंड डायवुड्स। आपको एज इट इज याद रखना है क्योंकि यही क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, पता नहीं इतने हार्ड क्वेश्चंस क्यों आते हैं। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इज वेरी डिफिकल्ट। देखिए कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल ये पेड़ है, सो ये पेड़ अगर नीलगिरी का पेड़ है और दूसरा पेड़ है तो वहाँ पे किसी और का रहेगा। इसका मतलब है कि नीलगिरी एक ही जगह पे रहेगी, बाद में कुछ डिस्टेंस के बाद में नीलगिरी का पेड़ आपको दिखेगा। तो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जो है यहाँ का वो करना बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि अगर बेचेगा कोई चीज़, फॉर एग्जांपल नीलगिरी के पेड़ किसी को बेचने हैं तो वो नीलगिरी के पेड़ बेचने के लिए उसको बहुत जगह घूमना पड़ेगा ऐसे उसको कट करने के लिए। सो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि नो प्योर स्ट्रैंड। ओके, सेग्रीगेटेड ट्रीज होती है, जैसे मैंने बोला सेग्रीगेटेड मतलब सेपरेटेड ट्रीज होती है। बाद में टॉफी अगर देखेंगे हम इसका तो थिक कैनोपी दिखती है हमको। ओके, व्हेन वी सी द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टॉफी अगर देखा हम तो थिक कैनोपी दिखी होंगी हमको। अगर वर्टिकली देखते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे अगर देखते हैं तो हमको लेयर्स दिखेंगे, उसमें लेयर्स स्ट्रेटिफाइड। ओके, कुछ छोटे पौधे रहेंगे, कुछ बड़े उससे बड़े, सो दैट इज लेयर्ड। ओके, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेंगी, दैट इज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बहुत सारे होंगे यहाँ पे। ओके, बाद में इक्वाडोर में जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, दैट इज यासुनी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यासुनी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज फाउंड इन द इक्वाडोर में होता है ये, मतलब यासुनी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड्स मोस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये। ओके, सो इसको याद रखना है एज इट इज। बाद में इंसेक्ट पॉपुलेशन इज मच हाई, इंसेक्ट का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। इंसेक्ट का पॉपुलेशन होता है, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, इंसेक्ट का पॉपुलेशन होगा इसका मतलब पेड़ों पे रोग आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रीकल्चर भी करते हो थोड़ा बहुत वहाँ पे, सो उसके वजह से वो एग्रीकल्चर जो है वो इफेक्ट होगा। ओके, क्रॉप फील्ड इफेक्ट होगी क्योंकि वहाँ पे इंसेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। ओके, सो कीड़े पड़ जाएंगे लाइक दैट। ओके, देन बाद में सामने चलते हैं। लाइफ इन इक्वेटोरियल रीजन स्पार्सली पॉपुलेटेड, यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं, थोड़े थोड़े बहुत लोग रहते हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड। हंटर्स और गैदरर्स, कलेक्टर्स है, यहाँ के लोग जितने भी रहते हैं वो हंटर्स और कलेक्टर्स है। बाद में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, स्लैश एंड बर्न फॉर शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने कुछ ले लिया, उगा लिया, फॉर एग्जाम्पल ये गेहूँ है। ओके, ये खेती है मेरी, गेहूँ अगर कर लिया मैंने तो कुछ दिनों के बाद मैं उसको जला दूंगा, मतलब आने के बाद पूरे गेहूँ मेरे घर में आने के बाद उसको जला दूंगा। बाद में किसी दूसरी जगह को ढूंढ लूंगा क्योंकि इसका जो ह्यूमस कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। खत्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि बारिश आएगी, ह्यूमस निकाल देगा ऊपर का, सो इसकी वजह से वो दूसरी जगह पे जाके बाद में खेती करेंगे। सो दैट इज लाइक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टिवेशन जिसको बोलेंगे हम। ओके, जब रीजन लेक्स लग्जूरियंट सेकेंडरी फॉरेस्ट होता है, मतलब स्लैश एंड बर्न होने वाला जो कटने के बाद जो रीजन बचता है उसको बेलुकार बोला जाता है मलेशिया में। ओके, सो इट्स लेस लग्जूरियंट सेकेंडरी फॉरेस्ट को बेलुकार बोला जाता है। कहाँ पे? मलेशिया में। इसको याद रखना है आपको। दैट इज अबैंडन्ड आफ्टर स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न करने के बाद जो छोड़ दिया गया रीजन है उसको बेलुकार बोला जाता है मलेशिया में। सो यहाँ पे कुछ या मतलब जो क्रॉप्स लिए जाते हैं उसके बारे में कुछ दिया, याम, मेजे, बनाना, ग्राउंडनट्स, देन मोनाइक दैट इज
तापियोका बोलेंगे उसको, क्रॉप्स आर ग्रोन, दिस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन देयर। ओके, सो ये याद रखना है आपको, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बनता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको याद रखेंगे। ओके, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग नेचुरल रबर, जैसे कि मिलता है यूरोप में, मोस्ट आउटस्टैंडिंग नेचुरल रबर दैट इज हेविया ब्रिसिलेंसिस। सो ये एक पॉइंट है जो अनइम्पॉर्टेंट है, सो आप इसको याद रखो या ना रखो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। दैट में बाद में देखिए कोकोआ, टोबैको, सागो, स्पाइसेस, कोकोनट, शुगर, कॉफ़ी, टी, ओके, पाइनएप्पल, बनाना। सो एक्सटेंसिवली ग्रो, मतलब ये जो कोकोआ है वो एक्सटेंसिवली ग्रो होता है वेस्ट अफ्रीका में। ओके, बाकी के भी बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं लेकिन अदर रीजन्स में, तो हर एक का रीजन्स तो नहीं हमको याद रखना है, सिर्फ कौन कौन से जो है वो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है या फिर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो कमर्शियल क्रॉप्स है वो लिए जाते हैं, वो तो टोबैको हो गया, सागो हो गया, स्पाइसेस, कोकोनट, शुगर, कॉफ़ी, टी, पाइनएप्पल, बनाना। ओके, सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है यहाँ पे, सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, लेकिन किसके लिए? इंसेक्ट्स के लिए। ओके, सो इंसेक्ट जो है वो डिसीजेस लाएगा ह्यूमन में भी और क्रॉप्स में भी, जैसे मैंने पहले बता दिया थोड़ी देर पहले। ओके, बाद में सामने चलते हैं। कांट क्लियर इवन एन एरिया एज लैंड इजीली बिकॉज देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट होने के कारण हम यहाँ का जो एरिया है वो ज़्यादा क्लियर नहीं कर सकते। अगर क्लियर कर भी लिया और रोड भी बना लिया वहाँ पे, तो कुछ दिनों के बाद वो रोड बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ओके, सो बिकॉज इट्स अ डेंस फॉरेस्ट, पेड़ पौधे दोबारा वहाँ से ऊपर निकलने लगेंगे। ललांग मतलब क्या होता है कि टॉल ग्रास को ललांग बोला जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द हॉट wet equatorial climate. Thanks for watching this video guys. Subscribe to my channel. Have a nice day. जल्दी में सेकंड वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा, इसका सेकंड वीडियो लेक्चर बनाऊंगा कल या फिर परसों. So have a nice day.